नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं किसान बना राजनीतिक। यहाँ पे बात करेंगे आज किसानों के हित में, क्योंकि किसान लगातार परेशान हैं और लगातार विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ऑर्डिनेंस का जो केंद्रीय सरकार ने पास किया है। आपको बता दें, इस ऑर्डिनेंस को लेकर सरकार का मानना है कि बाजार इस यहाँ से मंडियों के अंदर अच्छा मूल्य मिलेगा, किसानों को इससे आय दुगनी होगी और किसानों के हित में ये पक्ष लिया गया है, किसानों के हित के लिए फैसला लिया गया है। लगातार नरेंद्र मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है और इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने ये अध्यादेश जब पेश किया उस टाइम पे भी उन्होंने बोला कि यहाँ से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद लगातार विद्रोह हो रहा है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही यहाँ पर अब हैदराबाद के अंदर भी इस ऑर्डिनेंस को पास करने पर लेकर विद्रोह शुरू हो गया है। विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही विपक्ष ने भी यहाँ पर हल्ला बोल दिया है और विपक्ष लगातार सरकार के अपोजिट लगातार बोल रही है कि सरकार ने ये किसानों के हित में नहीं किया, इससे किसानों को ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। किसान आड़त के पास नहीं जाएंगे तो वहाँ से किसानों को माल अच्छा नहीं मिलेगा। आपको बता दें, इस ऑर्डिनेंस पास करने के बाद यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कल देर शाम को इस्तीफा दिया और वहां पर आज रामनाथ कोविंद ने उनके इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया है। और यहां पर हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि वो बीजेपी और एनडीए का समर्थन आगे भी करती रहेंगी, लेकिन यहां पर उनके इस्तीफा को मंजूरी मिल गई है। उनका कहना है कि मैं ये इस्तीफा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं किसान भाइयों के उनकी बेटी और बहन बनकर आगे आऊँगी और किसानों के साथ रहूँगी और किसानों के साथ ही आगे बढ़ूँगी, क्योंकि पंजाब के अंदर किसान काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी फसलें उगाते हैं। अगर उनको मूल्य नहीं मिलेगा, किसान विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब किसानों के अंदर, यहाँ पर किसानों के अंदर ये आक्रोश देखने को मिल रहा है और किसान इससे खुश नहीं होने की वजह से उन्होंने भी किसानों के समर्थन में ये इस्तीफा दे दिया और वो किसानों के साथ आगे तक लड़ती रहेंगी किसानों के हक के लिए, उनका ये कहना है। उसके साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ आज हम बताएंगे आपको किसान बनाम राजनीति में हमारे साथ जुड़ेंगे भूपेंद्र जैन जी, CAIT के प्रेसिडेंट। उसके साथ ही हमारे साथ भारतीय यूनियन के जुड़ेंगे एक नेता जो आपको बताएंगे, किसान हैं वो और किसान से ही जुड़े हैं और वो बताएंगे कि क्या इससे कितनी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ सकता है। और उसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे रमेश गोयल जी, एडवोकेट इनकम टैक्स से, जो बताएंगे कि क्यों किसानों के अंदर ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, आखिर ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है। और भूपेंद्र जैन जी से जानेंगे कि इस ऑर्डिनेंस के ऊपर और जो इस्तीफा दे दिया गया है इसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या है। स्वागत है आप तीनों ही गेस्टों का हमारे इस शो में। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जो अभी हरसिमरत कौर ने अभी फैसला लिया, ये उन्होंने लेट लिया है फैसला और उसके साथ ही हरसिमरत जी ने इस्तीफा दे दिया और मंजूरी भी मिल गई है। इसके ऊपर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या ये राजनीतिक रूप ले रहा है यहाँ से अध्यादेश? इसमें मेरा मानना ये है जी, ये प्रस्ताव लगभग 3 महीने से था और काफी समय से ये चर्चा में था। हम लोगों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के माध्यम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने की। तो उन्होंने ये इशारा दिया था, व्यापारियों से पूछा था कि यदि किसानों को पूरे देश भर में अगर माल बेचने की इजाजत दी जाती है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा। तो सभी व्यापारियों ने इसका समर्थन किया था उस समय। तो अगर मान लो ये चर्चा में था और ये सब बातें थी तो वो एनडीए का सहयोगी दल है, श्रोमणी अकाली दल, और उसकी जो केंद्रीय मंत्री है कैबिनेट में निश्चित रूप से चर्चा में आया होगा, बातचीत में आया होगा। और ये पहली बार लगा कि जब 22 साल पुरानी पार्टी जो उनसे जुड़ी हुई है एनडीए से और उन्होंने एकदम अचानक इस्तीफा दिया है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी मजबूरी रही हो कहीं ना कहीं, क्योंकि पंजाब की राजनीति श्रोमणी अकाली दल को करना होती है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो वो किसानों का जो एक मामला पंजाब से उठा है तो वो पंजाब में सहयोगी रहने के लिए, पंजाब में अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए किसानों की सिंपैथी लेना चाहती हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने। भूपेंद्र जी, यहाँ पर ये बस पंजाब राज्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बाकी राज्य भी इन्वॉल्व है। और इसके साथ ही भूपेंद्र जी, यहाँ पर आपको सुनाते हैं हम भी, क्योंकि यहाँ पर हरसिमरत जी ने इस्तीफा देते वक्त क्या कहा और उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इसकी आप देखिए। आज मैं देश के किसानों के साथ और ख़ास तौर पे अपने राज्यों के किसानों की बेटी बहन होने के नाते, जो पिछले कई हफ्तों से कोविड की महामारी से जान जोखिम में डाल के वो सड़कों पे उतरे हुए हैं,
इस डर से, इस भय से कि जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास होंगे पार्लियामेंट में, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। बहुत मैंने कोशिश करी कि उनके शंकाओं को दूर किया जाए। बार बार मैंने अपनी सरकार को कहा कि इसको पार्लियामेंट में एक्ट ना बनाया जाए जब तक उनकी शंकाएं दूर नहीं होती, उनकी सुनवाई होए और उनको भरोसे में लेके, ये बिल उनके लिए है, उनका भरोसा जीत के आज हम वो बिल को लेके आए। लेकिन उसी फॉर्म में जब सत्र शुरू होने सारी जब वो बिल आया तो मैं नहीं समझती कि किसानों की बहन बेटी होने के नाते, जिन किसानों ने मुझे इधर तक भेजा है, आज जब वो फील करते हैं कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, मैं ऐसी सरकार का एक हिस्सा हूं जो वो बिल को लेके लागू करके आए। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देके इस बिल के खिलाफ में, विरोध में मैंने आज अपनी वोट डाली। मैं कैप्टन साहब के, आपने कल भी मंत्रियों के बयान सुने हैं और मैं आपको लिखित में दे सकती हूं कि जितनी कमेटियां बैठी हैं इस पे विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसका हिस्सा रहे हैं, उनके वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी हिस्सा रहे हैं और हर बारी उन्होंने अपनी सहमति दी है, जैसे मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में सुनाया। जहां तक मेरी बात है, मैं सबूत पेश कर सकती हूं कि इसको कैबिनेट में आने से पहले जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेंट्स मांगे गए थे, मैंने तो उस टाइम भी बोला था कि स्टेक होल्डर्स और स्टेट्स की सहमति के बिना इसको नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने कैबिनेट में टेबल होने से पहले भी उठाई, जब ये कैबिनेट में टेबल हुआ तब भी उठाई, और जब ये पार्लियामेंट में आया इसके दौरान में लगातार भी मैं बोलती रही और कल भी तक भी मैं बोलती रही। जी, मेरे राज्य के किसान 2 महीने से सड़कों पे उतरे हुए हैं क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं। वो समझते हैं ये उनके हित में नहीं है। मैं समझती हूँ कि 2 महीने का बहुत लंबा समय था जहाँ किसान का भरोसा जीता जा सकता था, जहाँ आड़तियों का भरोसा जीता जा सकता था, वो मजदूरों का भरोसा जीता जा सकता, बुद्धिजीवी जो रोज लिख रहे हैं इसके खिलाफ में, उनका भरोसा भी जीता तब जा सकता था जब उनकी शंकाओं को एड्रेस किया जाता। जी, करण जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि जिस हिसाब से अभी उन्होंने बताया कि आपके पक्ष में, किसानों के पक्ष में उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और केंद्रीय मंत्री से यहाँ से इस्तीफा दे दिया है, करण जी आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने किसानों के मुद्दे उठाए, और धन्यवाद दूंगा मैडम को जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वास्तव में अगर सारे नेता इस तरह से हो जाए, गांव से जीते हुए नेता, किसानों से जीते हुए नेता, अभी मैडम बात कर रही है अपने राज्य की, मैं कर रहा हूँ पूरे भारत के किसानों की, मैं पूरे भारत के किसानों की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे भारत में इस तरह के नेता अगर पैदा हो जाएं कि भाई किसानों की बातों को किसानों के साथ बैठ के फैसला किया जाए, तो वास्तव में ये राजनीति, गंदी राजनीति सुधर जाएगी। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ मैडम को जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम ठाकुर कृपाल सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ संपादक। हमने पूरे भारत में ये संकल्प कर दिया है कि जब अगर हमें मैदान में अगर अब रोड पे आना पड़ेगा तो इधर से पूरे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बाकी सभी किसानों जहाँ जहाँ हमारा संगठन चल रहा है पूरे भारत में, सभी हम लोग रोड पे आएंगे और इस अध्यादेश का बहुत बुरी तरीके से विरोध करेंगे। और हम सरकार से ईंट बजानेंगे। हम इन किसानों के साथ हैं जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, वो हम इधर से उत्तर प्रदेश से भी शुरू करने वाले हैं। जी भूपेंद्र जी, इस पे इनका कहना है कि ये भारत के किसानों के हित के लिए फैसला लिया गया और यहाँ पर ये धन्यवाद भी कर रहे हैं हरसिमरत कौर बादल का, तो आपका क्या कहना है इस पे? क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिक्स देखा जा रहा है इसके अंदर, तो आप इस पे क्या कहेंगे भूपेंद्र चंद जी? ये जो हमारे यूनियन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका सोचना और उनका धन्यवाद देना जुनैन है, क्योंकि वो कृषकों की राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, कृषकों के हित में काम करते हैं, तो उन्होंने जो चीज को महसूस किया है। लेकिन मेरा फिर भी यही कहना है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 जो पास हुआ है लोकसभा में, आज जो मैडम का हमने उद्बोधन सुना, रिजाइन करते समय जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है उनकी बातों से कि वो अपने क्षेत्र के किसानों को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं असफल हुई, इसलिए उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की, जैसा उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि मैं स्टेक होल्डर को, कोई भी सरकार कानून बनाती है, चाहे वो व्यापारी से संबंधित हो, किसान से हो, उद्योगपति से हो, तो एक बार कानून से पहले सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से वो राय लेते समय कन्वेंसिंग पावर में कहीं ना कहीं गलती हुई है। और अगर मान लो आज ये जो अधिनियम आया, एक्ट आया, इसे अगर ठीक से पूरे किसानों के सामने ले जाकर
हम लोग अगर एक्सप्लेन करें, जागरूक करें, उन्हें कन्विंस करें और फिर मान लो इसमें कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं तो उन्हें सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो मोटी मोटी बात इससे समझ में आती है कि एक किसान को पूरे भारत में कहीं भी अपनी उपज बेचने का अवसर मिल रहा है, उसको एमएसपी अगर उसका जो निर्धारित मूल्य है, परचेजिंग मूल्य है, वो निर्धारित है, खरीद होगी, केंद्र सरकार की खरीद होगी, राज्य सरकारों की खरीद होगी, तो उस पर लगभग 3 उसको ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला कि वो यहाँ परंपरागत मंडी में अपना व्यापार करता था, वहाँ मंडी में वो व्यापार करेगा, वहाँ माल बेचेगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की खरीद में वो शामिल रहेगा, उसे जो अधिकतम मूल्य राज्य और केंद्र सरकार का निर्धारित है वो से मिलेगा। तीसरी अपॉर्चुनिटी के रूप में मान लो ना गवर्नमेंट को देना है ना मंडी में देना है, तो वो पूरे भारत में अपना सर्वे करके, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके, अपने सोर्सेज यूज करके जहां उसे बेहतर मिलेगा वो माल बेच सकता है। ये जो इसके अंदर आया और मंडी के बाहर जितना भी वो माल बेचेगा उस पर टैक्स नहीं लग रहा राज्य का ना केंद्र का। जब मंडी में अपन बेचते हैं तो मंडी में टैक्सेशन है, भले ही वो टैक्सेशन व्यापारी को देना पड़ता है, कीमत पड़ती है। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि इसका हमें अभी आगे आने वाले समय में देखना चाहिए। अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी अमेंडमेंट अधिनियम में आ सकते हैं। लेकिन अगर मैडम ने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी उनकी है, मैं इसे राजनीतिक रूप से मानता हूँ कि जिस हिसाब से लगातार अभी दुष्यंत चौटाला पे भी एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और हालांकि जिस हिसाब से अभी अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने लेट कर दिया और दुष्यंत चौटाला को भी अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, इसके ऊपर भी बात करेंगे उनसे कि क्या ये पॉलिटिकल, जिस हिसाब से भूपेंद्र जैन अभी भी बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ही एजेंडा है। इसके साथ उनसे एक और सवाल जानना चाहेंगे। भूपेंद्र जी, जिस हिसाब से अभी बताया आपने कि ये राज्य की यहाँ पर कमी थी कि यहाँ पर हरसिमरत कौर ने अपने राज्य के किसानों को नहीं समझा पाई, तो यहाँ पर एक राज्य की बात नहीं, यहाँ पर 4 राज्य एक साथ यहाँ पर इस प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सारी राज्य जो मंत्री हैं वो यहाँ पे असफल रहे हैं अपने किसानों को समझाने में? मैं इस समय में जितना मैंने इस अधिनियम को लोकसभा की बहस में सुना है और जितना इस अधिनियम के बारे में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री को सुना है, क्योंकि हम व्यापारिक क्षेत्र में, मंडी के क्षेत्र में हमारे जो व्यापारी हैं कैट के, उनके माध्यम से लगभग हम चर्चा में रहे हैं और इसको लेकर जितनी भी जानकारी है, अगर 2 राज्य 3 राज्य, पंजाब सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ से जो कृषि उत्पाद के क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, ये पूरा बेल्ट बहुत उत्पादक बेल्ट माना जाता है। अगर वहाँ के किसानों ने कोई बात रखी थी तो जब ये अधिनियम बन रहा था और पिछले 5 महीने से लगातार ये चर्चा में था, तो उस समय हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को सरकार के सामने, जो आज उन्हें इस्तीफा दे रहे हैं, आज राजनीतिक और सड़क पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय अगर ये समय पर किया जा रहा होता तो हो सकता है कि ये अधिनियम आते समय या तो स्टेक होल्डर की राय को सम्मिलित कर लिया जाता या उन्हें कन्विंस करती सरकार। दोनों में से अभी शिक्षा नीति जैसे अभी आई है, तो शिक्षा नीति में भी पूरा का पूरा अभी देश भर में जागरूकता चल रही है, शिक्षा पर्व चल रहा है, 25 सितंबर तक उस पर बहस चल रही है, उसका अमेंडमेंट चल रहे हैं। तो हो सकता है कि चर्चा के बाद जो चीजें निकल के आती हैं उनको भी हम अधिनियम में शामिल करा सकते हैं, बात हो सकती है। तो अभी जो किसानों का 4 राज्यों से विरोध आ रहा है, उनके राजनीतिक लोगों को किसानों के संरक्षण में या तो किसान को संरक्षित करने में उन्हें मदद करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, या फिर किसानों की बात सरकार के सामने उचित समय पर, उचित प्लेटफॉर्म पर वो रखने में कहीं ना कहीं चूक उनसे हुई है, ऐसा मेरा मानना है। जी, उसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए किरण पाल जी। किरण जी, आपको जिस हिसाब से भूपेंद्र जी ने बताया कि राज्य को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है और राज्य को यहाँ पर जागरूक करने की ज़रूरत है वहाँ के किसानों को, क्या आप यहाँ पर जागरूक है? उससे पहले रमेश जी से जान लेते हैं। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि आप खुद सिरसा से हैं और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला पर भी दबाव डाला जा रहा है इस्तीफा को लेकर, जिस हिसाब से यहाँ पर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिक्स चल रही है, या इसको आप अपने इसके पक्ष में हैं कि ऑर्डिनेंस जो पास किया गया है ये किसानों के हित में है? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक तौर पे जी जब इतना बड़ा पद हो तो उन्हें इस्तीफा, मेरे विचार से इस्तीफा देने के बजाय मंत्रिमंडल में रह के उस पर सुझाव देने चाहिए थे जी, और किसानों का रिप्रेजेंटेशन वहां करना चाहिए साहब। वास्तव में ये जो अध्यादेश हैं जी, इनसे जो किसानों के मन में भय है वो ये है
कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था जी, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उसमें जिक्र नहीं है। ये है कि कोई भी किसान अपनी फसल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेच सकता है, लेकिन उसे मिनिमम मिलेगा ये जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। जी, लेकिन रमेश जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर कृषि मंत्री लगातार ये संसद में जब मानसून के पहले दिन ही, जब सत्र के पहले दिन ये ऑर्डिनेंस पास करने की मंजूरी मिली थी, उस वक्त भी उन्होंने बोला कि एमएसपी के तहत किसानों को कोई मुश्किलों का सामना नहीं करने पड़ेगा। उसके बावजूद किसान विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि उसमें इन राइटिंग में कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है जी। दूसरे, ये जो एक सामाजिक ढांचा बना करके 100 मेंबर बना के एक संगठन बना के और वो बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें भी किसान, जो छोटे किसान है, उनको ज्यादा डर है इस बात का कि धीरे धीरे वो उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे जी। और जो कंपनी के क्रिएटर होंगे वो उनकी जमीनों को हथिया लेंगे। तो इसमें मतलब असल में ये जो रोष है, भय है, वो इस बात का है कि कल को ऐसी स्थिति ना आ जाए जी। एक गवर्नमेंट ने जैसे कंटेक्ट संगठन बनाए हैं, तो पहले पेप्सिको का गुजरात में एक तजर्बा हुआ, उसमें गुजरात के जो किसान हैं वो लूजर रहे और कोर्ट में मामला चला, और कोर्ट में क्योंकि वो साधन पूरा नहीं होता उन पे, और जबकि कंपनियों के पास बड़े साधन होते हैं, तो वो किसान हार गए उसमें। तो वो जो अतीत है वो भी किसानों के मन में एक संशय पैदा करता है। और फिर जब कुछ बात होती है तो प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष, उसको हवा देता है, उसको स्पष्ट कराने की या उसको सुधार कराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसको आंदोलन के रूप में और मूल विषय से भटका देता है जी। जबकि इसमें सुधार की जो आवश्यकता है, अभी जो पार्लियामेंट में बहस हो रही है जी, उसमें यदि प्रतिपक्ष के लोग ढंग से समझाएं, हमारी मैडम ने जिसने इस्तीफा दिया वो अपनी बात को, किसानों की बात को यदि वहां पार्लियामेंट में समझाती है जी, तो उसका ज्यादा लाभ मिलता है। और उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं या जो भय है उसको दूर किया जा सकता था जी। जनहित में ये जो अध्यादेश है, अध्यादेश के बजाय सीधे कानून भी बन सकता था, पार्लियामेंट में आ सकता था। वो सरकार ने ऐसा क्यों किया ये वो जाने, लेकिन इसमें ये जो विषय आंदोलन का बना है, इसमें वो लोग जो राजनीति करते हैं केवल, वो उसको ज्यादा हवा देते हैं। किसान नेता वही जो सरकार के अगेंस्ट कांग्रेस में या किसी और पार्टी में रह के विरोध करते हैं, वही कर रहे हैं जी। ये ठीक है कि इसमें कुछ कमियां सीधे तौर पे नजर आती है। मैं इनकम टैक्स का वकील हूं और व्यापारियों से मेरा बड़ा सीधा संपर्क है जी। तो व्यापारी और किसानों के बीच में भी मतभेद की जो बात आती है जी, कि किसान, व्यापारी को लुटेरा बताया जाता है और किसान को पीड़ित दर्शाया जा रहा है जी, ये भी गलत है। और इसी के कारण व्यापारी और किसान इकट्ठे हो रहे हैं जी। भूपेंद्र जी, आपसे दोबारा मेरा एक और सवाल होगा। जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर सुधार करने की सच में ज़रूरत है? जिस हिसाब से अभी रमेश गोयल जी ने बताया कि यहाँ पर अगर सुधार किया जा सकता है इसके अंदर, तो यहाँ पर फिर इसके बाद ये दिक्कत नहीं होगी। अभी जो लोकसभा से किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 पारित हुआ है जी, इसकी पूरी की पूरी प्रतिक्रिया अभी लोगों तक नहीं पहुंची है जी। मैं समझता हूं जो किसान क्षेत्र की राजनीति पूरे भारत में करते हैं, उन लोगों ने भी अभी अधिनियम को पढ़ा नहीं होगा जी। एक माहौल और एक हवा जो बनी है विरोध की, और इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और विभिन्न मजदूर संगठन या कृषि संगठनों में, तो उन्हें मजबूरी है कि वो उनको उनके किसानों के पक्ष में बोलना पड़ेगा। मैं भी देख रहा हूँ कि जो साइट पर कृषि मंत्रालय जी की, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी की साइट पर जो इस प्रस्ताव को डाला गया है, उन्होंने जो पारित किया है, उसमें देश में व्यापक विनियमित कृषि बाजारों को अनलॉक करने और एक देश एक कृषि बाजार बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम इसको बताया है। तो पहले इसके जो पूरे के पूरे आंकड़े हैं, अधिनियम की चीजें हैं, हमें उन्हें अध्ययन करना चाहिए, उन पर बात करना चाहिए,
और लगता है कि कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है। अगर जागरूकता के हिसाब से मैं तो चाहता हूं, मैं आज पत्र भी लिखूंगा माननीय कृषि मंत्री को कि आप अपने देश भर में अपने जो विभाग के संसाधन हैं, जो आपके कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके, उनके माध्यम से इस अधिनियम की पूरी व्याख्या, कल हमने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि मध्य प्रदेश के व्यापारियों के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने की आप पूरी व्याख्या कीजिए, बताइए और लोगों के मन की जो भ्रांति है, मन के जो क्वेश्चन है उनका समाधान कीजिए। इस क्षेत्र में हम लोग काम करना चाहते हैं। जब तक अधिनियम लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है और विरोध में केवल झंडा उठ गया है तो वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। रमेश गोयल साहब ने अभी कहा था कि हमें या केंद्रीय मंत्री जी को या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें सिस्टम में रह के सुधार की गुंजाइश करना चाहिए। सिस्टम से इस्तीफा देना इसका कोई निराकरण नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। के साथ ही हमारे साथ रमेश गोयल जी हैं, रमेश गोयल जी से भी जान लेते हैं। रमेश जी, आपने भी बखूबी बताया कि यहाँ पर जिस हिसाब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा सही मायने में नहीं था। इस्तीफा देने की जगह उनको मंत्रिमंडल के अंदर रह के इसके अंदर सुधार करना चाहिए। इसके साथ ही आपको आप ये चीज़ और क्लियर कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से हरसिमरत सिंह जी ने बताया, हरसिमरत कौर ने बताया है कि उन्होंने पहले भी इस चीज़ के बारे में लगातार 2 महीने से वो ऑर्डिनेंस को लेकर बात करती आई है, उसके बावजूद इसको माना नहीं गया। उनकी बातों को शायद वहाँ पर तजव्वुज़ नहीं दिया गया और इस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया, जिसके खिलाफ अब फिर से वो इस्तीफा दे चुकी हैं और यहाँ पर किसानों के साथ आ चुकी हैं। भूपेंद्र जी, जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि यहाँ पर किसानों के हित के लिए किया जा रहा है और आपने बखूबी ये सही बात बोली कि यहाँ पर हरसिमरत जी को यहाँ पर इस्तीफा देने की बजाय उनको भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मेरा आपसे एक और सवाल ये होगा, क्या अब आप खुद एक ट्रेडर संस्था से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब किसान जो है अब आड़त को ना बेच के जो बड़े कारोबारी होंगे और जो खुद इंडस्ट्रिस्ट होंगे, तो क्या इंडस्ट्रिस्ट के लोग वहां पर जाएंगे, वो कारोबारी और आड़ती से ना लेके वो खुद से लेंगे, वहां पे खुद जाके वहां से किसानों से माल लिए जाएगा? ऐसा कर पाएंगे? निशा जी, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे जी, वो अधिनियम था जो उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम। लेकिन हमें ये इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कल जो अधिनियम पास हुआ वो 2 अधिनियम हैं और दोनों अलग अलग अधिनियम हैं। एक तो ये है कि किसान अपनी उपज को देश भर में कहीं भी बेच सकता है जी, जिसमें उसको मिनिमम सेल प्राइस को सुरक्षित रखा गया है, सरकारी खरीद राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षित रखा गया है। एक तो अधिनियम ये है। लेकिन दूसरा जो अधिनियम आया है जिसका नाम है किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा विधेयक 2020, जो किसानों को भय है, जो किसानों को डर है, जो मैं लोकसभा में विपक्ष को सुना, मैंने इस अधिनियम पर लोगों की बहस सुनी और जो बात निकल के आ रही है उसको डर लोगों को लग रहा है कि साहब हमारी जमीन गिरवी रख दी जाएगी, हमारी जमीन चली जाएगी। जबकि मैं इसको सुन रहा था कि एक किसान जब बुवाई करेगा अपनी, उस बुवाई के टाइम पर ही वो अपनी फसल का मूल्य तय कर लेगा। अब वो मूल्य देने वाला निवेशक, जो भी इन्वेस्टर है, वो सीधा उसको इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने के हिसाब से उसे लोन नहीं लेना पड़ेगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, अपना हरेसमेंट नहीं करना पड़ेगा और वो रेट निर्धारित हो जाएगा। और जब उसकी फसल तैयार होगी तो उस इन्वेस्टर को उस रेट पर उसकी फसल को उठाना पड़ेगा। और ये जो अनुबंध का मैंने इसमें जितना जानकारी प्राप्त की है, जितना मैंने सुना है कि केवल एक फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगली फसल के लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर लगभग लगातार फसल के लिए होगा तो अधिकतम 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमें इसमें यह परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा कि एक शंका समाधान जो आगे निकल के आ रहा है वो ये है, आईटीसी है, आईटीसी ने चौपाल के माध्यम से वर्षों से इस काम को कर रखा है कि वो किसान को मोटिवेट करते हैं और किसान के खेत से ही उपज को उठा लेते हैं। उसके बदले में वो किसान को सुविधा देते हैं, अच्छा बीज देते हैं, उनकी घरेलू आवश्यकताओं के लिए उन्होंने चौपाल पे स्टोर खोले हैं। तो लोगों को लग रहा है कि अब इस क्षेत्र में वॉलमार्ट आ गया, फ्लिपकार्ट और जियो और अंबानी ग्रुप आ गया, अडानी ग्रुप आ गया, तो लोगों को डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे लोग किसान की जमीन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले लें और पूरा का पूरा उपज उसकी ले जाएं। तो ये जो डर का वातावरण बन गया है पूरे देश में, इसलिए मुझे लगता है कि इसका विरोध किया जा रहा है। जबकि
जो मैंने अभी तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, कृषि के क्षेत्र में ट्रेडर्स के साथ, मंडी के व्यापारियों के साथ हम लोगों ने जितनी बातचीत की है जी। आप लगातार स्टोरियां देख रहे होंगे कि आईआईटी और आईआईएम के बच्चे अपना जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं। जो आज ये अनुबंध का कॉन्ट्रैक्ट का जो अधिनियम आया, इससे पहले भी कई लोग खेतों से सब्जियां, हमारे फल, सारी चीजें खरीद कर और उनका एक वैल्यू एडिशन करके उनको एक्सपोर्ट में ले जा रहे हैं। ये वो आईआईएम और आईआईटी के बच्चे हैं जो किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फ्रेश सब्जी बेच रहे हैं कि कई स्टोरियां हम लोगों ने देखी हैं। तो ये काम लगभग चल रहा था, काफी दिनों से इस पर होमवर्क हो रहा था। अब सरकार ने इसे कानूनी रूप पहना के, कानूनी जामा पहनाकर समाज के सामने लाए हैं। हमें इसकी जो भी गलतियां हैं या जो कमियां हैं उन पर चिंतन करना चाहिए और हमारे कृषि के क्षेत्र में जो हमारी यूनियनें काम कर रही हैं, कृषि के क्षेत्र में जो संगठन काम कर रहे हैं, उन सबको इस पर राय बनाकर अपनी राय सरकार को देना चाहिए। अधिनियम सरकार जो लेके आई है वो किसान हित में सोचकर लाई है। अगर इसकी कोई तकलीफें हैं, इसकी कोई असुविधा है तो हमें अपनी राय देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये दो अधिनियम अलग अलग हैं, इसलिए हमें दोनों के परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा, दोनों की बात को समझना पड़ेगा कि विरोध किस चीज का हो रहा है। हम ओपन मार्केट खोल रहे हैं उसका विरोध कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट करार अधिनियम जो दूसरा आया उसका विरोध कर रहे हो, ये भी हमें क्लियर करना पड़ेगा। अभी तक ये बात भी निकल के नहीं आ रही कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हो। भय का वातावरण बनना है कि किसानों की जमीन बड़े पैसे वाले ले जाएंगे, तो ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल भूपेंद्र जी, हमारे साथ ऑलरेडी एक किसान जुड़े हुए हैं जिस हिसाब से आपने ये सवाल उठाया कि हालांकि पता होना चाहिए कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से यहाँ पर डर रहे हैं, भविष्य को लेकर जो उनकी चिंता है वो किस वजह से, क्या दिक्कत आ रही है इस अध्यादेश को लेकर किसानों के अंदर। इसके साथ ही आपको एक और बताते हैं कि मोदी सरकार का एक बार मोदी जी ने फिर से एक बयान दिया है, किसानों और से आग्रह किया है और कहा है किसान कि इसके बीच में किसानों के बीच में बिचौलिए होते हैं जिसकी वजह से किसानों की कमाई पर एक फर्क पड़ता है और बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं बिचौलिए। उनसे बचने के लिए विधेयक लाए जाने का बहुत आवश्यकता थी। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आया है, लेकिन कुछ लोग इस दशकों तक सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है जिस पर उन्होंने डायरेक्ट विपक्ष को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि किसानों के साथ वो मिलकर किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों के हित के लिए नहीं सोच रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अध्यादेश लाना बहुत आवश्यक हो गया था क्योंकि बिचौलिए यहाँ पर देखने को मिल रहे थे और बिचौलिए क्योंकि ये खुद भी किसान भी इस चीज़ को मानता है कि बिचौलिए इनसे खरीदते हैं। हालांकि इससे लगातार हमारे चैनल पर चर्चाएं हो रही हैं कि बिचौलिए क्या करते हैं। आपको बता दें बिचौलिए एक तरह से किसानों से माल लेते हैं और उसके बाद बड़े कारोबारी और बड़ी जगह पर ले जाके यहाँ पर बेचते हैं। बड़ी जगह पर किसानों से अगर वो 10 रुपये का माल लेते हैं तो आगे जाकर वो इसको 25-30 रुपये में माल बेचते हैं और जिसके अंदर उनका बड़ा हिस्सा मिल जाता है और किसानों को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और किसानों को यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस हिसाब से आप इस चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं वो खिलाफ का सामने लेकर आए। क्या आप इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से यहाँ पर खिलाफ जा रहे हैं या क्या रीज़न है, क्या किस वजह से इसके खिलाफ लगातार किसान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके बारे में लगातार हमारे चैनल पर ये चर्चा होती रहेगी और लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये बिचौलिए आ रहे हैं बीच में उनको ये बिचौलियों का कैसे हटाया जा सकता है और इस अधिनियम को अगर पेश कर रही है सरकार तो इस अधिनियम को किसानों तक कैसे जागरूक किया जाएगा, किसानों को कैसे मूल्य अच्छा मिलेगा और किसान को कौन से वो राज्य सरकार, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ने ये पेश कर दिया, मंजूरी मिल गई है, लेकिन राज्य सरकार की यहाँ पर कमियां गिनवाई जा रही हैं। जो भी ऑर्डिनेंस जो अच्छे से समझ रहे हैं इस ऑर्डिनेंस को, उनका यही मानना है कि यहाँ पर किसानों के पक्ष में हो रहा है। किसानों को इस बात की समझने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर किसानों को क्या दिक्कत है, किसानों को ये जानने की बहुत ज़रूरत है, किसानों को ये बताने की ज़रूरत है सरकार तक कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से उनको ये सामना करना पड़ रहा है और किसान क्यों इस चीज़ को लेकर विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह की जगह वो यहाँ पर किसान अपने सरकार को बताए कि उनको ये परेशानी हो रही है, ये लेटर लिखें इस आंदोलन को रोक कर, क्योंकि किसान भी इससे काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, किसानों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर यही हम लगातार जानना चाहते हैं कि किसानों को इससे क्या परेशानी हो रही है। किशन पाल जी, आपका स्वागत है फिर से। आप किरण पाल जी, आप लगातार हम आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यादेश को लेकर क्या दिक्कत सामने आ रही है किसानों को, और इस बारे में ये पूरी हिंदुस्तान इस वक्त जानना चाहता है कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोग इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है।
भूपेंद्र जी, आपने जिस हिसाब से बताया कि लगातार किसानों के हित में ये चीज़ की जा रही है, हम इसके लिए बिल्कुल आप पे एग्री करते हैं अगर सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है, लेकिन इसमें क्या माने कि ये हरसिमरत जी ने जो इस्तीफा दे दिया है, तो इस पे इस्तीफा राजनीतिक रूप तो ले ही रहा है ये इस्तीफा का कारण, और हालांकि आपने भी जैसे बताया कि ये राजनीति है, किसानों को वो समझाने में असमर्थ रही हैं कि ये ऑर्डिनेंस है क्या, लेकिन उन्होंने भी बताया है अपनी बाइट में, उन्होंने भी यही बताया है कि मैंने 2 महीने पूरा वक्त था, हम जब से ये बात चल रही थी कि ऑर्डिनेंस को लाया जाएगा जून से, तब से हमने इस बारे में लगातार बताया है, मोदी सरकार को लगातार बोला है कि ये ऑर्डिनेंस पास ना कराए, इससे किसानों को मुश्किल होगा। तो क्या यहाँ पे ये माने कि उनकी बात को तजव्वुर नहीं दिया गया, उनकी बात को नहीं सुना गया, और हालांकि जिस हिसाब से आपने बताया कि कारोबारियों को यहाँ पर पूछा गया था कॉन्फ्रेंस के जरिए कि क्या इस ऑर्डिनेंस को लाते हैं तो उनको अच्छा मूल्य मिलेगा, तो उन्होंने हाँ भी करी थी। इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि क्या राज्य सरकारों को बहुत अच्छे से समझाने की जरूरत है यहाँ पर, और राज्य सरकार खुद समझे पहले ही कि ये ऑर्डिनेंस है क्या? जी 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 मेरा इसमें ये कहना है कि अभी जो पूरा का पूरा मामला है वो है एमएसपी रेट का, कि अगर किसान अपनी उपज को कहीं भी जाकर बेच सकता है, ये तो तय हुआ है। और एमएसपी का भी उन्होंने प्रावधान किया था कि सरकार जो उसका प्राइस देगी, मिनिमम सेल प्राइस जो रहेगी उसकी, इसको इसमें कानूनी रूप में जो डालना चाहिए, उसकी डिमांड ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस अधिनियम में एमएसपी को एकदम क्लियर करना चाहिए कि एमएसपी के कम मूल्य पर कोई भी, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो मंडी हो, किसान से नहीं खरीद सकता है। इस चीज को लेकर काम करेंगे, शायद किसान को संतुष्टि प्राप्त होगी। पहला तो विषय ये है एमएसपी को लेकर जो मैं समझ रहा हूँ। दूसरा विषय है कॉन्ट्रैक्ट वाला जो दूसरा अधिनियम है कि हमारी जमीन तो नहीं चली जाएंगी। तो इन दोनों चीजों को किसान को समझाना पड़ेगा। इस अधिनियम में यह क्लियर करना पड़ेगा कि एमएसपी जो है उससे कम उसका उपज कहीं भी नहीं बिकेगी, चाहे वो अपनी मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे, लेकिन उसे एमएसपी का रेट तो कम से कम मिलना ही चाहिए। जी, उसके साथ ही यहाँ पर एक बार फिर से जान लेते हैं कि यहाँ पर हरसिमरत कौर बादल का क्या कहना है। जब उनसे पूछा गया कि अमरिंदर सिंह बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कि उन्होंने ये इस्तीफा थोड़ा लेट दिया, इनके बारे में जान लेते हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या टिप्पणी दी इस सवाल के ऊपर। सुनिए हरसिमरत कौर को। देखिए, आज मैं देश के किसानों के साथ और खास तौर पे अपने राज्यों के किसानों की बेटी बहन होने के नाते, जो पिछले कई हफ्तों से कोविड की महामारी से जान जोखिम में डाल के वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, इस डर से, इस भय से कि जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास होंगे पार्लियामेंट में, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। बहुत मैंने कोशिश करी कि उनके शंकाओं को दूर किया जाए। बार बार मैंने अपनी सरकार को कहा कि इसको पार्लियामेंट में एक्ट ना बनाया जाए जब तक उनकी शंकाएं दूर नहीं होती, उनकी सुनवाई होए और उनको भरोसे में लेके, ये बिल उनके लिए है, उनका भरोसा जीत के आज हम वो बिल को लेके आए। लेकिन उसी फॉर्म में जब सत्र शुरू होने सारी जब वो बिल आया, तो मैं नहीं समझती कि किसानों की बहन बेटी होने के नाते, जिन किसानों ने मुझे इधर तक भेजा है, आज जब वो फील करते हैं कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, मैं ऐसी सरकार का एक हिस्सा हूँ जो वो बिल को लेके लागू करके आए। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देके इस बिल के खिलाफ में, विरोध में मैंने आज अपनी जी, यहाँ पे आपने सुना कि उनका यही कहना है कि इसके खिलाफ वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि किसानों का भविष्य यहाँ पर चिंता में है और किसान इसीलिए विद्रोह कर रहे हैं। रमेश जी से आखिरी सवाल जान लेते हैं, अध्यादेश को लेकर जिस हिसाब से लगातार चीज़ें चल रही हैं, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और इसके साथ ही भूपेंद्र जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, इस चीज़ को, इस आंदोलन को, ये जो विद्रोह किया जा रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं रमेश जी? इसमें यदि थोड़ा सा संशोधन करके तो एमएसपी को क्लियर कर दिया जाए जी, तो लोगों के मन में जो संशय है वो खत्म हो जाएगा। कारण ये है कि एक मार्केट का ट्रेंड है जी कि धीरे धीरे उस पे बड़ी कंपनियां कब्जा कर लेती हैं। तो पहले तो वो महंगा खरीदेंगी जी, लेकिन जब उनका अधिकार हो जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से भाव से खरीदेंगे।
तो 1500 वाली चीज को वो कहेंगे 1000 में लेंगे तो 1000 में लेंगे, एक तो वे खरीदारी लिमिट हो जाएगी जी। तो एक तो ये संशय दूर करना चाहिए, उसमें संशोधन करके MSP को क्लियर कर देना चाहिए जी। भूपेंद्र जी आप इस पे क्या जी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी किसानों को ये बड़े सरकार है क्या बड़ी कंपनी आ सकते हैं, वो धीरे धीरे उनको अपने ऊपर आश्रित कर लेंगे और ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी, वो खरीद लेंगे या ज्यादा भाव देकर। मान लो एक जगह की कीमत 20 लाख रुपए है, वो 30 लाख रुपए देके खरीदते तो ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे छोटे किसान है वो भूमिहीन हो जाएंगे। जी भूपेंद्र जी आपका क्या इस पे कहना है? जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं तो इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को रोका जा सकता है। भूपेंद्र जी मैं भी अब ये इसमें दोनों अलग अलग अधिनियमों में ये बात कहना चाहता हूँ कि आंदोलन का प्रमुख कारण है कि किसानों की जो MSP रेट है, जो मिनिमम सेल प्राइस रेट है, उससे कम में देश भर में कहीं भी नहीं बिकेगा। इस बात को इस अधिनियम में स्पष्ट करे सरकार उद्बोधन में बार बार ये कह रही है कि MSP का इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, MSP राज्य सरकारों का अधिकार है, लेकिन ये गारंटी किसानों को देना चाहिए इस अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा जो मेरा इसमें कहना है कि दूसरा जो अधिनियम है कॉन्ट्रैक्ट वाला, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें एक लिमिट तय करना चाहिए कि जिसके पास 50 एकड़ से बड़ी खेती है, जिसके पास 20 एकड़ से बड़ी खेती है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएंगे। छोटे जो लोग हैं वो FPO के माध्यम से या कृषि समितियों के माध्यम से अपना कृषि का कार्य कर सकते हैं। दूसरा, परचेजिंग जो लैंड है वो किसी भी कीमत पर विक्रय योग्य नहीं होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों के विक्रय योग्य नहीं होगी। ये सब चीजों का कुछ ना कुछ इसमें हमें डालना पड़ेगा, जिससे उसकी जमीन सुरक्षित रहे, किसान सुरक्षित रहे और ये जो आंदोलन का एक भय वातावरण है वो खत्म हो। क्योंकि मैं लगातार पिछले 6 बजटों को देखता आ रहा हूँ, केंद्र सरकार के सुनता हूँ, समझते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आय को दुगनी करना है। अगर किसान की आय दुगनी नहीं होगी तो इस भारत की अर्थव्यवस्था जो $5 ट्रिलियन में जाने की जो कल्पना है वो किसी न किसी रूप में, अब तो कोविड के कारण बहुत नीचे गिरा है, लेकिन जब तक किसान सक्षम नहीं होगा तब तक भारत की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो उनको इन दोनों अधिनियमों में किसानों को विश्वास दिलाकर इस आंदोलन को खत्म करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, ऐसा मेरा इसमें मानना है। भूपेंद्र जी मेरा आपसे आखिरी सवाल एक और होगा, जिस हिसाब से आपने भी किसानों की आय दुगनी करने का सवाल उठाया है कि किसानों की आय दुगनी जब भी होगी जब इस अध्यादेश में, हालांकि ये बहुत ही सही बात बोली आपने कि इस अध्यादेश में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी लाने की ज़रूरत है, लिखित में लाने की ज़रूरत है, जिससे किसान इस पर भरोसा कर सके। हालांकि लगातार कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि MSP पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, लेकिन इसको लिखित में लाने की ज़रूरत है कि हाँ MSP पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। लेकिन जी भूपेंद्र जी, फिर लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस डबल इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्याज के जब रेट अच्छा मिलना लगा तो वहाँ पे प्याज की एक्सपोर्ट को बैन करा दिया गया, आयात किया जा रहा है, तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? क्योंकि किसानों को अब जाके पूरे साल में ये 1-2 महीना होता है जहाँ पर वो प्याज की फसल के अच्छे मूल्य मिल पाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने इस संबंध में बताया था कि जब प्याज पर राजनीति इस पूरे भारत में हुई, कई सरकारें प्याज पर गिरी हैं, कई सरकारें प्याज पर बनी हैं और पूरा सरकार की ये मजबूरी थी कि आम आदमी प्याज से रोटी खाने को तत्पर था, तो प्याज कम से कम रेट के नियंत्रण में रहना चाहिए थी। इसलिए जब हमारी उत्पादन क्षमता, पूरे भारत के किसानों की प्याज की उत्पादन क्षमता अगर हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है, भारतीय आवश्यकता को पूर्ति करती है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद बची हुई प्याज का निर्यात होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी भी चीज की आवश्यकता, भारत की चीजें भारत में पूरी नहीं कर पा रहे, तो अगर सरकार ने इसलिए निर्यात रोका, इस भावना से रोका, कम से कम हमारे गरीब को तो खाने को प्याज मिले, तो शायद ये निर्णय सरकार का होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन जो भी चीज है, चाहे वो प्याज हो या अन्य जो उपज है,
हमें अगर एक्सपोर्ट में ले जाना है तो उसकी वैल्यू प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब जो समय आ रहा है वो वैल्यू प्रोडक्ट का समय है। विशेषकर कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे उत्पाद अब तैयार हुए हैं। कोविड के बाद जो आयुर्वेदिक, हर्बल, इन सब की जो अथाह संभावनाएं पैदा हुई हैं, तुलसी के पत्ते का जूस बनने का, अदरक का, इन सब चीजों की बहुत सारी संभावनाएं बनी हैं। तो हम लोगों को किसानों की आय दुगनी करने के लिए उसके खेत पे ही एमएसएमई के प्रोडक्ट लगाना चाहिए। हमारे नए किसान के बच्चे को रोजगार के हिसाब से उसे एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए और उसके यहाँ की उसकी जो प्याज की 50 रुपए की कीमत की चीज है उसको वैल्यू एडिशन करके टमाटर, मटर, प्याज, इन सब चीज को वैल्यू एडिशन करके ले जाते हैं तो किसान की आय दुगनी होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी भूपेंद्र जी, आपने यहाँ पे बहुत सही बात करी कि किसानों के हित में ही, और जिस हिसाब से आपने बताया कि प्याज को लेकर ये चीज़ें राजनीति हो चुकी है। और यहाँ पे हमने ये भी चीज़ देखी है कि सरकार फिर नाफेड के जो प्याज है वो क्यों नहीं निकाल रही है और यहाँ पर इंपोर्ट भी कर रही है, तो आय कैसे दुगनी होगी? किसानों का यही सवाल है, क्योंकि किसानों का ये मानना है, अभी हमारे साथ किसान भी काफ़ी जुड़े हुए थे जिनका यही मानना है कि किसान जब 4-5 रुपये किलो बेच रहा था तब सरकार ने किसानों की आय के बारे में नहीं सोचा। जैसे किसान को 20-25 रुपए रेट मिलना शुरू हुआ तो आय के बारे में सोचने लगा, डबल इनकम के बारे में सोचने लगा, और यहाँ पे उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसके ऊपर आप एक लास्ट लाइन जो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है। सरकार को प्याज को एक सब्जी के रूप में देखे, सरकार प्याज को राजनीतिक तौर पर ना लेके जाए। मेरा इसमें केवल इतना कहना है कि प्याज या कोई भी उत्पाद जो किसानों का है उसमें केंद्र और राज्य सरकार को एक मिनिमम प्राइस उनको देना चाहिए और जिससे कम से कम उनकी जो उत्पादन लागत है और उसमें उनका प्रॉफिट लगाकर हर चीज का एक एमएसपी सरकार को बनाना चाहिए, तभी हमारे किसान का भला होगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी, आप मानते हैं कि प्याज का भी एमएसपी होना चाहिए फिर यहाँ से? अगर राजनीतिक रूप ले रहा है प्याज, तो यहाँ पर जिस हिसाब से बाकी कमोडिटीज़ का है तो यहाँ पे प्याज का भी एमएसपी तय करे। बाकी हालांकि सब्जियों की एमएसपी तय नहीं है तो प्याज का पर भी एमएसपी लगाए सरकार, अगर राजनीतिक तौर पे इतनी पार्टियां। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आवश्यकता की हैं और जिन पर हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि राजनीति, दिल्ली सरकार में प्याज पर सरकार गिरी, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो ऐसी चीजों को किसान को मिनिमम मूल्य जरूर मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर हमारे साथ किरण पाल भी जुड़े हुए हैं। किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से आपको अध्यादेश को लेकर आप लगातार बता रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, आपसे हम यही जानना चाहेंगे किसानों को यहाँ पर किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसान यहाँ पर क्या परेशान है, आप ये ज़रा समझाएं, क्योंकि काफ़ी लोग यही जानना चाहते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है किसानों को, ताकि उसमें संशोधन किया जाए, उससे और अच्छे से अच्छा बेहतर इस अध्यादेश को बना दिया जाए। आपसे ये राय जानना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए मैडम, मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कोरोना टाइम में सारे जगह जहाँ भी आया है वो किसान और गरीब काम में आया है। जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, तो देखिए अभी आपने देखा होगा जब से कोरोना लगा है उससे पहले ओला वृष्टि, उससे पहले और महामारी और भी दुनिया भर के काम रहे, उसमें क्या है किसान ने ही साथ दिया है पूरे देश का। यहाँ पर जिस हिसाब से ये अध्यादेश पेश हुआ है और लगातार उनका भी यही मानना है कि सरकार एमएसपी की जो बात कर रही है वो बोले ना, सिर्फ ये लिखित में भी इस चीज़ को लेकर आए और इन सब चीज़ों के आगे सरकार इस पर कार्य करे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो लगातार बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ये पक्का किया जाए कि किसानों की ज़मीन को कोई हड़पेगा नहीं और किसानों की अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती भी है तो किसानों की ज़मीन इनके पास ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्टों का हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ, तमाम जिस हिसाब से आपने बताई चीज़ें और जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इस ऑर्डिनेंस को लेकर जो विद्रोह चल रहा है, इस विद्रोह के ख़त्म करने के लिए जो ऑर्डिनेंस के अंदर बदलाव करना है, इसके ऊपर भी आप लोगों ने अपनी अपनी राय दी। ये राय जरूर सरकार तक पहुँचे और हम भी यही चाहेंगे कि इस पर ये जल्द से जल्द इस विरोध को रोका जाए और किसानों के हित में ये फैसला लिया जाए। अभी के लिए किसान बना राजनीति में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।